होगी। लेकिन बात जब किस्सा कुर्सी का है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो बीजेपी पहली बार 370-35 से खत्म होने के बाद जिस दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है वहां पर क्या कुछ चल रहा है उसको जांचना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स लगातार इस वक्त सामने आ रहे हैं उस पर भी गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कौमी तर्जुमान जफरुल इस्लाम साहब ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर जफरुल इस्लाम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मैं समझ सकता हूं कि सर्दी की शिद्दत कितनी है आपके लिबास से साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब चूंकि चुनावी गर्माहट बहुत ज्यादा इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर है और स्पेशली कश्मीर में आपका गालिबन पिछले 15 दिन में ये तीसरा टूर है जहां पर आप घर घर भी कैंपेन देख रहे हैं, वोटर्स और अपनी पार्टी लीडर्स से मिल रहे हैं। बाय एंड लार्ज मूड कैसा लग रहा है आपको? और ये जो दंगल शुरू हुआ 370-35 से खत्म होने के बाद एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के क्या आपको एक्सपेक्ट था कि इस पैमाने पर लोग बाहर आएंगे, इतना बड़ा रेस्पॉन्ड होगा, कटिंग अक्रॉस द पार्टी पॉलिटिकल लाइंस, लोग सबकी बात सुनेंगे? देखिए बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है 370 के जाने के बाद आज जम्मू एंड कश्मीर में बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। जिस तरह से यहाँ के कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ने यहाँ के लोगों को एक सौतेले भाई की तरह बाकी के देश के लोगों के नजरों में कर दिया था। वो चाहते थे कि ये लोग वहां के हिंदुस्तान के बाकी इलाके के लोगों को सौतेले भाई की तरह देखें, लेकिन हमारे वजीर आजम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उस दीवार को गिरा दी। 370 और 35A दोनों गया। उससे ये हो गया कि अब भाई भाई में आपस में मुलाकात हो गई, अब अपने सारे लोग एक साथ है। ये अपने और सौतेले का फर्क जो था वो खत्म कर दिया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। अब यहाँ पर विकास होगा, यहाँ पर लोगों को इस बात का एहसास होने लगा कि वेलफेयर स्कीम यहाँ तो कभी आ नहीं पाई 370 की वजह से, और यहाँ के लिए जो पैसे आए वो कहीं और डाइवर्ट हो गए। तो अब उनकी चिंता करने के लिए कभी किसी ने किया नहीं था। मैं पिछले 3 हफ्ते से यहाँ पर हूँ, कई बार ऐसा मौका हुआ, कई बार नहीं ज्यादातर बार ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा कि साहब इस इलाकों में तो कोई आता ही नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर 70 साल में नहीं आया है, यहाँ तो कोई ट्रांसफार्मर को भी देखने नहीं आता, सालों साल ट्रांसफार्मर खराब होता है, कोई नहीं आता है, और आप हमारी छोटी छोटी मसाइल और मसले को दूर करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद आप आ रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है, प्रधानमंत्री की बार बार उन्होंने एक बार नहीं अनेक बार कहा है, होम मिनिस्टर ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों तक रूबरू होकर जाएंगे, उनकी मसाइलों को समझेंगे और उसका मसलों का हल निकालेंगे और एक आम आवाम को मजबूत बनाएंगे। जो कमजोर हो गया 70 सालों में वो बिल्कुल, चूंकि यहाँ के पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने आप को मजबूत रखा, परिवार को मजबूत रखा, लेकिन आम आवाम को कमजोर रखा। अब हम उनको मजबूत बनाएंगे ताकि वो और उनकी आगे आने वाली नस्लें भी मजबूत हो। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे लोगों को टिकट दिया जो सपनों में भी 370 के खत्म होने से पहले शायद इसका गुमान भी नहीं कर सकते थे, सपनों में। अब हमने उन लोगों को टिकट दिया ताकि वो अपने ही कम्युनिटी के लोग अपने लिए काम कर पाए, और जिस तरह से हमने रिजर्वेशन दिया है एसटी को, वो अपने आप में एक मिसाल है कि यहाँ पर 38 सीटों पर रिजर्वेशन है और वो सारे के सारे हमने भारतीय जनता पार्टी के हमने टिकट दिया है। और लोग जो कहते हैं कि मुस्लिमों को टिकट नहीं मिलता, 38 में से 36 मुस्लिम कैंडिडेट हैं। तो इससे समझ में आती है दो बातें कि लोग बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर बदल रहा है। आज मैंने जो बडगाम के इलाका आपने जिक्र भी किया, वो ऐसा इलाका जहां पर सैयद सलाउद्दीन जो सरगना है हिजबुल मुजाहिदीन का मुखिया भी है, उसके इलाके में डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता रहा, वहां देश का तिरंगा लहराता रहा, और वहां पर हमने जो लोगों के लिए जो गूंज लगाई, जो गुहार लगाई, वो पूरी जनता सुनती रही। तो ऐसे लोग जो घर से डर के निकलते नहीं थे अब वो निकलने लगे हैं, लोग आके सुनने लगे हैं और पहचानने लगे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो उनके मफाद के लिए, उनके फायदे के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए, उनके जिंदगी में ठीक है। डॉक्टर जफर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट जफर साहब इंपॉर्टेंट इशू आपने छेड़ा, लेकिन जब प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टियों की बात को सुने,
स्पेशली गुपकार एयरलाइंस जब बना था तो उनसे भी ये पूछा गया था कि देखिए आप पर ये इल्जाम है कि आपने 70 साल में किया, वो कह रहे थे हम व्हाइट पेपर लेकर आएंगे, अभी तक आया नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब ऑडिट्स होते हैं, सीएजी की रिपोर्ट्स बनती है, जिस तरीके से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है कि बहुत सारी बंगलिंग्स हुई है, मिस इंटरप्रेट पैसों का किया गया, जहां पर लेना था लिया नहीं गया, लेकिन जब सीएजी को खंगालते हैं तो ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या मैं ये मानूं कि सीएजी का भी मिसयूज किसी न किसी तरीके से सरकारों में हुआ और स्पेशली आज भी हो रहा है, जो कुछ सामने नहीं आ पाया? देखिए, हकीकत सामने दिख रही है, हालात बिल्कुल सामने वाजे तौर पे है। जिस तरह से यहाँ पर आप अगर इलाके में ऐसे श्रीनगर को छोड़ के आप जब उससे बाहर जाए और छोटे छोटे मोहल्ले और कस्बे और देहात में जाए तो आपको समझ में आता है कि विकास, जो डेवलपमेंट, वो बिल्कुल यहाँ छू कर नहीं गई। इसकी वजह यह है कि डेवलपमेंट के लिए पैसे तो आए, सड़कें नहीं। अभी लोग डिमांड क्या करते हैं? पूरा देश जब जिस चीज के बारे में फिक्र नहीं करता है इसलिए कि उसको ये मयसर है तो बाकी देश के लोगों को, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी चीजों के लिए पानी, बिजली, सड़क, ट्रांसफार्मर, ऐसी छोटी छोटी चीज लेकर आते हैं। तो हम उस निजाम को बदल रहे हैं जिस निजाम में वो उन्हें बिल्कुल अंधेरा लगता था। हमने उनको एक रोशनी की किरण दिखाई है और वो पॉसिबल उसी वक्त हो पाया जब 370 गया। अब वो सारी स्कीमें, जो वेलफेयर स्कीम जो सरकार की है, वो नाफिज हो रही हैं। लोगों को इलाज के लिए कोई अब चिंता करने की जरूरत नहीं। लोग अपने घर, मकानात, जमीन सब बेच देते थे इलाज कराने के लिए। अब आयुष्मान भारत जैसी स्कीम, जहां एक आम कश्मीरी अपने आप को हिंदुस्तान के किसी भी आला से आला अस्पताल में इलाज करा सकता है। आपने देखा राशन, हमने जब लॉकडाउन के समय राशन घर तक पहुंचाया, 8-9 महीने का राशन। आपने देखा जब हमने अपने महिलाओं, खवातीनों को हमने गैस के चूल्हे कनेक्शन दिए। हमने बहुत सारे ऐसे स्कीम, चाहे अपनी बहनों के लिए, बच्चियों के लिए बहुत सारे स्कीम देखा है। तो मैं इसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं ये पैगाम लेकर आया हूं आदरणीय प्रधानमंत्री, वजीर आजम की तरफ से कि लोगों को हम मजबूत करना चाहते हैं, लोगों के दिल को जीतना चाहते हैं। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी है। वो वोट बैंक की राजनीति करने वाली दो पार्टियां थी जिन्होंने 70 सालों तक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। आज उनको जो है, दोनों अलग अलग छोर पे रहते थे, अलग अलग किनारे पे रहते थे, हम एक दूसरे से लड़ते रहते थे, आज दोनों साथ हैं। इसलिए कि अवाम की ताकत बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के साथ अवाम खड़ी दिखती जा रही है। जफर साहब, आपने जम्मू के कैंपेन को भी देखा, श्रीनगर में भी आप कैंप किए हुए हैं। क्या आपको लगता है कि पीपल्स अलायंस, जो नया अलायंस बना, तकरीबन 5-6 रीजनल पार्टीज भी और 1-2 नेशनल पार्टीज भी उसमें है, वो एक चैलेंज है डीडीसी चुनाव के अंदर? उन्हें कितना सीरियस लिया जा रहा है? देखिए, गुपकार अलायंस जो है वो पूरे तौर से एक्सपोज हो गया। आज तक वो कहते थे भारतीय जनता पार्टी के बारे में और बार बार गलत बयानी से काम लेते थे, लेकिन अब जब जैसे जैसे लोगों को दिख रहा है कि ये एक दूसरे के साथ कैसे आ गए, वो तो खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी सरकार बनानी है तो साथ आ जाते थे, उनके मफाद के लिए सरकार आ जाते, वो बना लेते थे। चाहे उमर अब्दुल्ला को मंत्री बनना हो, फारूक अब्दुल्ला को मंत्री बनना हो, इनको मुख्यमंत्री, महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री बनना हो, तो वो साथ आ जाना चाहते थे। लेकिन अगर एक आवाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के करीब आता है तो उनसे दुश्मनी हो जाती है कि वो गलत कर रहे हैं। ये चीज लोगों के सामने बहुत साफ साफ आंखों में गुजर गया और अब लोगों ने समझ लिया कि ये बहरूपिया है, ये सिर्फ अपने मफाद के लिए, अपने परिवार के लिए जीते हैं, इन्हें आम जवाब से जफरुल, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आपने जिस तरीके से कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हो, अपने मफाद के लिए कभी भी ये दिल्ली आकर बीजेपी के साथ हाथ मिलाते हैं, लेकिन जब हम श्रीनगर की ओर आते हैं तो हालात बदल जाते हैं, पलट जाते हैं। तो क्या मैं ये समझूं 370 खत्म होने के बाद बीजेपी को भी इस बात का एहसास हुआ कि जिन लोगों को वो चलाना चाहते थे वो सारे एंटी नेशनल्स हैं, वो लोग हैं जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता? क्या मैं इस बात को ऐसे मानूं? देखिए, मैं इसको आपको दूसरे तरीके से रखता हूं कि देखिए, जिस तरह का मैंडेट आया था उस वक्त इलेक्शन के बाद, वो कोई एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरकार नहीं बनाने के सिचुएशन में थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जब अप्रोच किया इन लोगों ने, तो हमने सिर्फ एक ही चीज सोचा उस वक्त, सिर्फ एक। मैं बार बार इस बात पर जोर देके कह रहा हूं कि सिर्फ एक चीज, और वो अवाम के मफाद के बारे में सोचा कि अगर हम सरकार नहीं बनाते हैं तो अवाम का मफाद जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। लेकिन हमने हाथ मिलाया, अपने बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के, बहुत सारी सोच से हट के भी
सिर्फ ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को रखा कि देश में जो पूरे पूरे मुल्क में जो है कहीं तेजी से जो है विकास हो रहा है, उसी तरह से यहाँ पर भी विकास हो, वहां डेवलपमेंट हो, ताकि इक्तिसादी और माली हालत से, दोनों हालत से जो है वो बेहतर सिचुएशन में है यहाँ के वो डिसीजन गलत नहीं था? क्या वो डिसीजन गलत नहीं था उस वक्त, जब आप कह रहे हैं कि देखिए हमने उन लोगों के साथ, आज ये वो लोग हैं जिन्होंने रियासत को लूटा, जब बीजेपी सामने आई तो क्या उस वक्त इस चीज का ख्याल नहीं था कि हम बीजेपी की नजर में उन लोगों से हाथ मिला रहे हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, या चोरों के साथ हम हाथ मिला रहे हैं? तो ये भी तो एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने इस वक्त हो सकता है। नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, बात हकीकत है कि हमने उनसे हाथ मिलाया, लेकिन हमने, जैसा मैंने कहा, सिर्फ अवाम के मफाद के लिए एक स्पेसिफिक काम पर्पस के लिए किया। हमने कोई इनसे ऐसा समझौता नहीं किया, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं की कि अपने मनमाने तरीके से वो सरकार चलेगी, इसीलिए हमारी सरकार नहीं चले, इसलिए कि इनके जो रवैये थे वो सरकार को लूटने वाले थे और हमारे सरकार को, लोगों को मजबूत बनाने वाले थे। इसलिए हमारा और उनका मन मुटाव रहा और हमने उनके जो गलत तरीके के जो अप्रोच थे उसको हमने उस पर लगाम लगाई, तो उन्होंने उस पर कहीं ना कहीं उनको तकलीफ हुई, इसलिए उन्होंने सरकार छोड़ के गए। लेकिन उन्होंने कभी भी अवाम की फिक्र करते तो सरकार में बने रहते। हमने अवाम के लिए सरकार बनाई थी और अवाम के लिए आज भी कमिटेड है। हमें वोट बैंक की राजनीति नहीं, कि हम ये नहीं कहते कि वेलफेयर की स्कीम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतने सारे पूरे देश में स्कीम चल रहा है, यही इल्जाम तो पीएचडी लगा रहा है, कह रहा है कि देखिए जिस तरीके का डिलिमिटेशन डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर हुआ, ये 100% ये देखकर हुआ कि कहां पर किस पार्टी का कैंडिडेट मजबूत है, उसके वोट काट कर दूसरे में डाल दिए गए। और जब ये डिलिमिटेशन प्रोसेस चलाया गया, इसमें कोई फिजिकल कंसल्टेशन किसी पार्टी से नहीं हुई है। देखिए, ये इन पार्टियों का म्यार ऐसा है कि इन्होंने कुछ अगर व्हाइट पेपर बोला तो वो ब्लैक पेपर ही इनके सामने है, इसलिए कि इनके पास कुछ कहने को नहीं है सिवाय इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को ये सिर्फ गलत तरीके से पेश कर सकते हैं लोग अवाम के बीच में। अब तक जब तक 370 था, हमारी भी मजबूरियां थी कि हम बहुत सारे सेंट्रल स्कीम नहीं आ सकती थी, कंस्ट्रेंट था। अब जब लोगों को समझ में आ गया कि अरे ये तो एक बहरूपिया पार्टी है जो अपने परिवार के लिए काम करती है, और एक दूसरी पार्टी जो है वो हमारे घर तक पहुंचा के देती है। हमारे बैंकों में किसान सम्मान निधि के द्वारा हमने कितने किसान के अकाउंट में पैसा डाला। हमने जब बाढ़ आया तो हर अकाउंट में पैसा 10-10 हजार रुपया डाला, 12,000 रुपया डाला। हमने बहुत अलग अलग स्कीम में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। ये सब चीज पॉसिबल नहीं था। अब यही तो तकलीफ की बात है कि ये गुपकार गैंग जो है, ये जो गैंगस्टर थे वो साथ आ गए। जफर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि किसानों की बात बीच में आपने टोकी बताई कि हमने फसल बीमा और 10 तरह की चीजें दी, लेकिन जब मैं जम्मू कश्मीर के आंकड़ों को देख रहा हूं, आज भी जम्मू कश्मीर की आवाम, स्पेशली वो लोग जो रूरल एरियाज के अंदर किसान है, उनके लिए आज भी फसल बीमा का कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो क्या एज अ सीनियर लीडर क्या आप एश्योर कर पाएंगे इस चीज को कि ये जो बुनियादी चीजें हैं जो किसानों के हित में है वो वहां पर भी एनफोर्स होंगी, ताकि वहां का किसान भी थोड़ा बहुत फाइनेंशियली पावरफुल हो जाए, वो अपनी बात कर पाए? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के द्वारा मैं आपके सारे किसान भाई पर जो यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर के हैं उनको ये वाज़ेह तौर से बताना चाहता हूं कि हमारा मकसद बिल्कुल साफ है। हमारा मकसद साफ है कि मैं आप तक पहुंचना चाहता हूं, उन इलाकों में जाना चाहता हूं जहां आज तक 70 साल में कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया। मैं आपके आंसू पोंछना चाहता हूं, हमारी पार्टी आपके आंसू पोंछना चाहती है और आपकी जिंदगी खुशहाल करना चाहती है। इसलिए अगर हमें हर घर तक जाना पड़ा, हर घर के चौखट को खटखटाना पड़ा तो हम खटखटाएंगे और वेलफेयर स्कीम में उनके फायदे जो है आपके दामन में ला कर देंगे। ये वादा है हमारे प्रधानमंत्री का, हमारे गृह मंत्री का और हमारी पार्टी का, और हम करेंगे। हमारी फिलॉसफी है कि लाइन में खड़ा आखिरी आदमी अगर कमजोर है तो सबसे पहले उसके बारे में ध्यान देता है। जफर साहब, बस एक आखिरी सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपके स्टेटमेंट्स को देख रहा था कि किस तरीके से कैंपेन चल रहा है, और मीडिया में पिछले दिनों आप बात करते हुए यहां तक भी आए थे, आपने कहा था सिर्फ चंद दिनों का इंतजार कीजिए। जहां 5G की तैयारियों में प्राइम मिनिस्टर मोदी की पूरी टीम लगी है, वहां कम से कम 4G जम्मू कश्मीर के अंदर मिलेगा। और इम्तिहान सामने है, एग्जामिनेशंस का हर तरफ से दौर है, और जम्मू कश्मीर के नौजवान आज भी उस बेसिक राइट से दूरी रखे गए हैं, ये कहकर कि जनाब सिक्योरिटी सिनेरियो है। इसलिए देखिए, मैं जो स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की है उसका मेंबर भी हूं, IT,
जाहिर है ये सब चीजें हम इस कमेटी के अंदर आती। मैं आपको वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि जल्द से जल्द इसको रिस्टोर करना चाहिए, लेकिन सिर्फ एक ही कंसर्न जो है उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, वो सिक्योरिटी कंसर्न। सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जितना जल्दी हो सकेगा हम इस पे पूरे तौर से कमिटेड है। जैसे और ये बताना चाहते हैं कि ये फिक्र जो है हमारी भी फिक्र है, हमारी भी चिंता है। ऐसा नहीं कि आपकी चिंता है, हमारी चिंता है। आपके हर मसाइल हमारे मसाइल और उसका समाधान निकालना भी हमारा फर्ज है और हम उसको आपको वाज़ेह तौर से कहना चाहते हैं, हम सब निकालेंगे। 4G के बारे में भी आपको कहना चाहते हैं कि जल्द ही उसका भी समाधान निकलेगा। सिक्योरिटी कंसर्न को हम किसी तरह से भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आपने देखा लॉकडाउन भी हमने किया था। ये जवाब बड़ा टिपिकल और डिप्लोमेटिक है कि सिक्योरिटी कंसर्न, अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ये कहे कि नहीं चला सकते हैं तो फिर 2GB का भी तो मिसयूज हो रहा है। फिर नहीं, मैंने बिल्कुल इसको डिप्लोमेटिक तरीके से नहीं कहा। हमने एड्रेस करते हुए कहा यहाँ के यूथ को, यहाँ के लोगों को कि हमारे सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि हम जल्दी से जल्दी इसको रिस्टोर करना चाहते हैं। सिर्फ सिक्योरिटी कंसर्न जब हमें बहुत सारी चीज धीरे धीरे होती जा रही और वो भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 5G आएगा तो 5G भी आएगा। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सर जम्मू कश्मीर की, जब हम बात करते हैं और चुनावी दंगल है, और आपका मैं फायदा लूंगा क्योंकि आप उस पार्टी को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो केंद्र के अंदर डायरेक्टली जम्मू कश्मीर को डील कर रही है। सवाल नौकरियों का है, युवा नौकरी चाहता है और नौकरियों की प्रोटेक्शन को लेकर भी कुछ आवाजें सामने है, लैंड प्रोटेक्शन को लेकर सवाल है सामने। तो क्या बीजेपी इन लार्जर इंटरेस्ट इन इश्यूज को देख रही है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की जनता की इस आवाज को देखा जाए, इस एड्रेस को देखा जाए? बिल्कुल देख रही है। देखिए, अगर हमारा मैनिफेस्टो देखेंगे उसमें भी हमने कहा है कि जो कैजुअल लेबर थे, जो परमानेंट नहीं थे, उनको परमानेंट करने की हम पेशकश कर रहे हैं। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। हमने 75,000 नौकरियां जो है ऑलरेडी डिक्लेयर की, जैसे 15,000 नौकरियां नोटिफाई हो गई हैं, एप्लीकेशन आने लगे, 60,000 का और किया जाएगा। उसके अलावा, ये सरकारी बात है, उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में इतना सारा इन्वेस्टमेंट होगा, टूरिज्म के में काफी फोकस होगा, ताकि यहाँ के लोगों को माली तौर से, इक्तिसादी तौर से इतना मजबूत कर दिया जाए। और वो सारी चीजें जो है खुद स्वयं हमारे गृह मंत्री जी पर्सनली इसको मॉनिटर करते हुए ये करा। तो जाहिर है यहाँ के लोगों को जो नौकरियां भी होंगी, यहाँ के लोगों के पास खुशहाली भी होगी, यहाँ के लोगों को अमन चैन भी होगा, और जो टेररिज्म करने वाले लोग जो हैं उनको सख्ती से निपटा भी जाएगा। ये मैं आपके वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहुत अच्छा से एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप चूंकि हम सब मुस्लिम है, यहाँ पर ज्यादातर अवाम मुस्लिम है, तो मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने भी, जब वो जन्नत में थे, उन्होंने खता की थी, तो अल्लाह पाक ने उन्हें भी जन्नत से निकाला था। तो यहाँ पर भी जो लोग गलत काम किए हुए हैं, इसको जन्नत बनाने के लिए उनको यहाँ से निकालना पड़ेगा और यहाँ के अवाम ने जरूर निकालेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जफरुल इस्लाम साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन श्रीनगर से इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ बात कर रहे थे। डीडीसी इंतखाबात पर बात हो रही थी, इलेक्शन मैनिफेस्टो से लेकर आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है इस पर गुफ्तगू कर रहे थे।